नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम सॉलिड्स की देखेंगे वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हमें पहले से ही पता है कि सॉलिड्स डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक सॉलिड्स कंडक्टर्स की तरह क्यों बिहेव करते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स की तरह क्यों और कुछ इंसुलेटर्स की तरह क्यों करते हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या होता है। इट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड। तो वो समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स पता होने चाहिए। वन इज वैलेंस बैंड एंड द अदर इज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड बेसिकली वो एनर्जी रीजन होता है एटम में जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है, या वो जो ऑक्यूपाइड रीजन होगा इलेक्ट्रॉन से। कंडक्शन बैंड वो रीजन होता है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड, एनर्जी लेवल में थोड़ा ऊपर होगा बट जो एम्प्टी होगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सो बेसिकली द नेक्स्ट लेवल आफ्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अभी कंडक्टर्स में होता क्या है, कंडक्टर्स में ये होता है कि हमारा जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसमें एक बहुत ही छोटा सा ओवरलैप होता है यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बट नेक्स्ट जो एम्प्टी है वो भी यहीं पर ओवरलैप होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कैन वेरी इजीली मूव फ्रॉम दिस बैंड टू दिस बैंड, इसलिए वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, दिस गैप, ये बहुत ही बड़ा होता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहाँ पर जंप नहीं कर पाते, और इसीलिए इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये जो हमारा गैप होगा वो बहुत ही छोटा होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं अगर हम इनफ एनर्जी प्रोवाइड करें उस इलेक्ट्रॉन को। एंड हाउ डू वी प्रोवाइड दैट एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का सबसे आसान तरीका हमें पता है कि हम सिर्फ हीट कर सकते हैं हमारे किसी भी सेमीकंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इनफ एनर्जी होगी टू जंप फ्रॉम हियर टू हियर, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे इन सर्टेन सिचुएशंस। तो हमें सबसे कॉमन एग्जांपल्स पता है हमारे पहले से सेमीकंडक्टर्स के। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में, वो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं और उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर्स की कि वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही वाइडली यूज होती हैं इन अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए हम उन्हें इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर पाते। इसीलिए हम एक दूसरे तरीके के सेमीकंडक्टर्स फॉर्म करते हैं जिन्हें हम आसानी से यूज कर पाएं इन दी एप्लीकेशंस। उन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सो व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को लेते हैं और उन्हीं में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं ताकि हमें नए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स मिले। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं इन सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। तो ये डोपिंग के प्रोसेस से हमें दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स मिल सकते हैं, दैट इज आइदर पी टाइप या फिर एन टाइप। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी इम्प्योरिटी डाली है उस पर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी डालनी होगी कंपेयर टू सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमें पता है कि वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो हमें अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन्स वाले चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है तो विल गो टू ग्रुप 13 जिनके पास बस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वी कैन ऐड एलिमेंट्स सच एज बोरॉन, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम एज इम्प्योरिटीज। जब हम ये ऐड करते हैं तो हमें पता है कि से अगर हमने बोरॉन ऐड किया तो बोरॉन विल रिप्लेस सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स इन द लैटिस, और क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए पास से इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाएंगे और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इसलिए हम इसे पी टाइप कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। द सेकेंड कैटेगरी इज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर हम डोपिंग में इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करते हैं कंपेयर टू सिलिकॉन या जर्मेनियम, विच इज ग्रुप 15 एलिमेंट्स जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो व्हेन वी ऐड आइदर फॉस्फोरस और आर्सेनिक और सम अदर एलिमेंट ऑफ सिमिलर फॉर्म तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। और इस केस में अगेन सिर्फ फॉस्फोरस हमने अगर डाला है तो फॉस्फोरस विल रिप्लेस सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स, और क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा उस स्पेसिफिक लोकेशन पर। क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है इसलिए हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन डोपिंग
आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसका मतलब यह है कि वो मैग्नेट के प्रेजेंस में या फिर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किस तरह से बिहेव करते हैं। सो दिस बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में, और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं इन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो बेस्ड ऑन दैट हम सॉलिड्स को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ये हमने पहले भी देखा था। और क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड को ये हल्का सा रिपेल करते हैं, बहुत ही वीकली रिपेल करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए इसे हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। जो बाकी 4 कैटेगरीज हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, इन चारों में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी इन चारों को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो देखने के पहले हमें एक और कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, विच इज डोमेन। तो डोमेन बेसिकली क्या होता है? सो डोमेन ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन सारों का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो एक डोमेन इस तरह से फॉर्म होता है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो उसके सराउंडिंग वाला भी इस डायरेक्शन में होगा, और इस तरह से एक बहुत बड़ा ग्रिड या बहुत बड़ा सेक्शन बन जाएगा जहां पर सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। सो वन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जो कि ये सेक्शन है हमारे यहाँ पे, दिस विल बी कॉल्ड एज वन डोमेन, क्योंकि सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से उसके पास में शायद एक और डोमेन हो सकता है जहाँ पे सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मोमेंट किसी और डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये हमारा दूसरा डोमेन है, दिस ट्रायंगुलर रीजन, जहाँ पे सारे के सारे का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ रहा है या इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड दैट वी आल्सो हैव द थर्ड डोमेन ओवर हियर इन दिस डायग्राम, जहाँ पे सबका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। सो डिपेंडिंग ऑन कि ये डोमेन्स जो हैं वो किस तरह से अलाइन होते हैं, उस पर हम बाकी के 4 कैटेगरीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि इन 4 को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द डोमेन्स प्रेजेंट इन देम। तो बेस्ड ऑन डोमेन अब हम देखते हैं कि इन चारों को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो डोमेन्स है, यहाँ पे जो एक एरो है, जो मोटा वाला एरो बना हुआ है, दैट वन एरो रिप्रेजेंट्स वन एंटायर डोमेन। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो पैरामैग्नेटिक में ये होता है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, तो सारे के सारे डोमेन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। बट जैसे ही हम मैग्नेट की फील्ड निकाल देते हैं वापस, तो इनका अरेंजमेंट फिर से रैंडम हो जाता है इनसाइड द सॉलिड। ये जो सब्सटेंसेस है वो मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हमें पहले से ही पता है। O2 इज वन सच एग्जाम्पल जो हमने पहले देखा है। सिमिलरली Cu2+ एंड Fe3+, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक में भी यही होता है, काफ़ी सिमिलर लगेगा आपको पैरामैग्नेटिक से। यहाँ पर भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इस सब्सटेंस को, तो सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी देंगे तो भी इनका अलाइनमेंट ऐसा ही रहेगा, और क्योंकि इनका अलाइनमेंट वापस रैंडम नहीं हो जाता, इसीलिए दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जिन्हें हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट्स या मैग्नेटिक फील्ड्स, और उनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आर CrO2 या फिर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। इनके बारे में तो हमने पहले भी देखा है कि दीज आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें यह होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इसे, तो आधे एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डोमेन्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन और बाकी हाफ एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो 2 आर अपवर्ड्स एंड 2 आर डाउनवर्ड्स। इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, और इसीलिए ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते व्हेन वी पुट देम इन एनी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट आसपास लाते हैं तो। सो देयर इज नो अट्रैक्शन, और इसका कॉमन एग्जांपल है MnO, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड। द लास्ट टाइप इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट सिमिलर टू एंटी फेरो। इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ डोमेन्स एक डायरेक्शन में होते हैं और कुछ डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। बट द डिफरेंस इज दिस कि इसमें 50% ऊपर और 50% नीचे थे। इसमें ज़्यादातर ऊपर है और बहुत ही कम ऐसे होंगे जो नीचे होंगे जो कैंसिल आउट करेंगे। सो इसका कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, बस थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
सो सच सब्सटेंसेज विल बी वीकली अट्रैक्टेड, क्योंकि सारे के सारे सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए वीक अट्रैक्शन होगा इसमें। और इसका कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं Fe3O4 एंड Mgfe2O4. So this is how you can categorize all these different types of solids based on their magnetic properties.